हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र पार्ट 1 से सांख्यिकी का क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में सांख्यिकी का क्षेत्र अत्यंत सीमित था। आज के युग में यह अत्यधिक विस्तृत हो गया है। ज्ञान विज्ञान की प्रत्येक शाखा में अब सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग होने लगा है। सांख्यिकी के क्षेत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 सैद्धांतिक सांख्यिकी, नंबर 2 है सांख्यिकी रीतियाँ और नंबर 3 है व्यवहारिक सांख्यिकी। सबसे पहले हम सैद्धांतिक सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गणितीय सिद्धांत शामिल होते हैं। नंबर बी है सांख्यिकी रीतियाँ। सांख्यिकी रीतियों से हमारा आशय उन कार्यों से है जो समयांकों के उपयोग या व्यवहार में सहायता देते हैं, अर्थात समयांकों के समूह की मूल विशेषताओं को समझने तथा उनके निष्कर्ष निकालने में सहायक सिद्ध होते हैं। यूल तथा केंडाल के अनुसार सांख्यिकी रीतियों से आशय उन रीतियों से है जो विविध कारणों से प्रभावित संख्यात्मक आंकड़ों के स्पष्टीकरण के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त की जाती है। सांख्यिकी रीतियों की मदद से समयांक एकत्रित किए जाते हैं तथा उन्हें सरल, समझने योग्य व तुलनीय बनाया जाता है। ये रीतियाँ उचित निष्कर्ष निकालने में भी सहायक होती है। मुख्य सांख्यिकी रीतियाँ निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 समयांकों का संकलन। प्रत्येक सांख्यिकी अनुसंधान की यह प्रथम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। समस्या विशेष की प्रगति व आवश्यकता के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाता है कि कब, कहाँ से, किस प्रकार और कितने आंकड़े एकत्र किए जाए जो समस्या पर पर्याप्त प्रकाश डाल सके। संकलित समयों के संपादन का कार्य भी इसमें शामिल होता है। नंबर 2 वर्गीकरण। एकत्रित समयांकों को अधिक सरल, समझने योग्य तथा तुलना करने योग्य बनाने के लिए किसी गुण विशेष के आधार पर इन्हें विभिन्न भागों में बांटा जाता है। वर्गीकरण को संक्षिप्तीकरण की दिशा में एक कदम कहा जा सकता है। नंबर 3 है सारणीय। वर्गीकृत आंकड़ों देखने में अच्छे लगे, मस्तिष्क में आसानी से बैठ जाए और तुलनीय बन सके, इसके लिए उनका सारणीयन किया जाता है, अर्थात शीर्षक तथा उपशीर्षक में के विभिन्न खानों में संख्या लिखी जाती है। नंबर 4 है प्रस्तुतिकरण। आंकड़े पाठक के मस्तिष्क पर अपनी अमिट छाप छोड़ सके, इसके लिए रेखाचित्रों तथा बिंदु रेखाओं द्वारा उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 5 है विश्लेषण। विभिन्न विधियाँ, माध्य, अपकिरण, विषमता, सहसंबंध, सूचांक आदि के माध्यम से आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी परस्पर तुलना भी की जाती है। नंबर 6 निर्वचन। विश्लेषण के बाद निर्वचन की विधि द्वारा प्राप्त परिणामों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो अनुसंधान का मूल्य होते हैं। नंबर 7 है पूर्वानुमान। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य के संबंध के अनुसार अनुमान प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य के संबंध में अनुमान लगाया जाता है कि यह कार्य सांख्यिकी विधि में शामिल किया जाए अथवा नहीं। इस बात पर विद्वान एक मत नहीं है। गहराई से विचार किया जाए तो सांख्यिकी विधि ही है, क्योंकि पूर्वानुमान भावी गति को निर्दिष्ट करता है ताकि भविष्य में अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सके। नंबर सी है व्यवहारिक सांख्यिकी। किसी समस्या से संबंधित समयांकों का संकलन, विश्लेषण, प्रदर्शन व निर्वचन किस प्रकार किया जाए, यह व्यवहारिक सांख्यिकी का क्षेत्र है। किसी समस्या के समाधान में हम इसके सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देते हैं। जनसंख्या, उत्पादन, व्यापार, जन्म, मृत्यु संबंधित समयांकों को कैसे व्यवहारिक रूप दिया जाए, व्यवहारिक सांख्यिकी विभाग का कार्य है। व्यवहारिक सांख्यिकी को 2 प्रमुख उपविभागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है विवरणात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी। सांख्यिकी विज्ञान की इस शाखा में भूतकाल तथा वर्तमान काल में एकत्रित समयांकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे उत्पादन संबंधी समयांक, जनसंख्या संबंधी समयांक, मूल निर्देशांक आदि। ये समयांक ऐतिहासिक महत्व के होते हैं। नंबर 2 पॉइंट है वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी। इस शाखा में सांख्यिकी रीतियों का व्यवहारिक प्रयोग करके वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन तथा पुष्टि की जाती है। उदाहरण, एक अर्थशास्त्री क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत की जांच व्यवहारिक समयांकों के प्रयोग से कर सकता है। व्यवहारिक सांख्यिकी का क्षेत्र उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। सामयिक समयांक, आर्थिक समयांक, कृषि समयांक, व्यावसायिक समयांक आदि व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत ही आते हैं। व्यावसायिक सांख्यिकी का तेजी से विकास हो रहा है। इसके अंतर्गत व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन कर सांख्यिकी रीतियों द्वारा समाधान का प्रयोग किया जाता है। आगे हम सांख्यिकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। सांख्यिकी की प्रकृति में हम मुख्यतः 2 बातों का अध्ययन करते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान है अथवा कला, या दोनों। वस्तुतः सांख्यिकी में विज्ञान तथा कला दोनों की विशेषताओं का समावेश है। यह विज्ञान भी है और कला भी है। सबसे पहले हम सांख्यिकी
विज्ञान के रूप में पढ़ेंगे। विज्ञान से हमारा अभिप्राय ज्ञान की इस शाखा से है जिसमें निम्नलिखित लक्षण होते हैं। नंबर 1, विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन होता है जिसकी रीतियों और नियमों में परस्पर संबंध होता है। नंबर 2, विज्ञान के नियम अटल तथा सामान्य रूप से व्यापक होते हैं। नंबर 3, विज्ञान कारण व परिणाम के संबंध को महत्व देता है। नंबर 4, विज्ञान में वर्तमान तथा भूतकाल के तथ्यों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। नंबर 5, विज्ञान सदैव गतिशील होता है। उपयुक्त सभी लक्षण सांख्यिकी में पाए जाते हैं। इसमें यह सिद्ध होता है कि सांख्यिकी विज्ञान है। यह ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है। इसमें नियम अन्य विज्ञानों के नियमों की तरह निश्चित होते हैं जो सर्वव्यापक है, जैसे महांक जड़ता का नियम। इस विज्ञान द्वारा जनसंख्या, मूल्य आदि के बारे में पूर्वानुमान भी किए जाते हैं। अतः सांख्यिकी को विज्ञान कहना सर्वथा उचित है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह विज्ञान नहीं बल्कि वैज्ञानिक विधि है। कॉन्गस्टर्नन तथा काउंडेन के अनुसार सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं है, यह एक वैज्ञानिक रीति है। सांख्यिकी भौतिक, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र के समान विज्ञान नहीं है। यह सत्य है कि सांख्यिकी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूर्णतः खरे नहीं उतरते, किंतु उसकी विधियों में दोष नहीं है। निष्कर्ष बिल्कुल ठीक न होने का कारण अध्ययन सामग्री की जटिलता है, विधियों की कमियां नहीं। वालिस ने ठीक ही कहा है, सांख्यिकी स्वतंत्र व मूलभूत ज्ञान का समूह नहीं है बल्कि वह ज्ञान प्राप्त करने की रीतियों का समूह है। वास्तव में सांख्यिकी विज्ञान साधन मात्र है, साध्य नहीं। आगे हम सांख्यिकी कला के रूप में पढ़ेंगे। कला का आशय क्रिया से होता है। कला हमें यह बताती है कि किसी कार्य को कैसे किया जाए। विज्ञान जहाँ हमें किसी विषय का ज्ञान प्रदान करता है, वहीं कला हमें किसी कार्य को करने का सर्वश्रेष्ठ ढंग बतलाती है। अर्थात कला में निम्न विशेषताएं होती है। नंबर 1 पॉइंट है, कला उन क्रियाओं का समूह है जिनकी सहायता से हम वांछित परिणाम पर पहुंचते हैं। नंबर 2 पॉइंट है, कला केवल व्याख्या ही नहीं करती अपितु हमें निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने का उपाय भी बतलाती है। नंबर 3, कला की साधना के लिए विशिष्ट ज्ञान, अनुभव तथा आत्मसंयम का होना आवश्यक है। इस दृष्टि से सांख्यिकी को कला माना जा सकता है। सांख्यिकी विज्ञान में भी ऐसी रीतियां हैं जिनके प्रयोग से इसकी जटिल समस्याओं को सरल बनाकर समझा जा सकता है। सांख्यिकी सामग्री का संकलन एवं उसका उपयोग स्वयं में एक कला है। सांख्यिकी इस बात को स्पष्ट करता है कि सांख्यिकी के नियमों को किस प्रकार प्रयोग करके वांछित उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। सांख्यिकी रीतियों एवं सूत्रों का प्रयोग विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए किस प्रकार किया जाए, उनके द्वारा किस प्रकार की तुलना की जाए तथा किस प्रकार सहसंबंध स्थापित किया जाए और किस प्रकार उसकी समीक्षा की जाए, ये सब बातें कला से ही संबंधित है। अंत में हम टिप्पेट के इस कथन से सहमत होते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान व कला दोनों है। यह विज्ञान है क्योंकि इसकी रीतियाँ मौलिक रूप से व्यवस्थित है तथा उनका सभी स्थानों पर प्रयोग होता है। यह कला भी है क्योंकि इसकी रीतियों का सफल व्यवहार प्राप्त सीमा तक सांख्यिकी संख्या शास्त्री की योग्यता व विशेष अनुभव तथा उसके प्रयोग के क्षेत्र जैसे अर्थशास्त्र के ज्ञान पर निर्भर रहता है। आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे।